हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो स्टेट्स का पेपर होता है सांख्यिकी का, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है टेबुलेशन से रिलेटेड है, सारणियन से संबंधित है। इसमें जैसे हमको लिखा हुआ है कि एक प्रतिचयन अध्ययन सैम्पलिंग स्टडी है, जिसमें उदयपुर और चित्तौड़ में चाय पीने की जो आदतें हैबिट हैं उसको जानने के लिए एक स्टडी की गई हैं, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचनाएं मिली, वो हमको दे रखी हैं। जैसे उदयपुर के बारे में है, पुरुष 60%, कुल चाय पीने वाले 35%, स्त्रियां जो चाय नहीं पीती हैं 30%। और फिर चित्तौड़ का हमको दे रखा है, पुरुष 70%, पुरुष जो चाय नहीं पीते थे 30%, तथा स्त्रियां जो चाय पीती थी 20%। उपयुक्त सूचनाओं से एक सारणी बनाई है। तो देखिए, सारणी बनाने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसे उदयपुर और चित्तौड़ दे रखा है तो एक तरफ हम उदयपुर का ले लेंगे और दूसरी तरफ हम चित्तौड़ का ले लेंगे। अब देखो, उदयपुर वाला जो है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, उसमें हमको एक तो दे रखा है पुरुष और एक दे रखी है महिलाएं या स्त्रियां। दूसरा हमको लेना है, इस साइड में जो हम कॉलम बनाएंगे और ये हमको इधर हम ले लेंगे चाय पीने वाले। ठीक है, मैं केवल देखो उदयपुर का बता देता हूँ कि जैसे हमने उदयपुर का बनाया है, तो इधर ले लेंगे हम एक तरफ पुरुष कितने हैं और एक तरफ महिलाएं कितनी हैं, स्त्रियां कितनी हैं। फिर इसमें से हम क्या करना है कि जो चाय पीने वाले हैं, ठीक है, उसको हम इधर लिख देंगे, जो चाय नहीं पीने वाले हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे, और फिर लास्ट में हम लिख देंगे इधर टोटल कुल। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कुल लिख देंगे। अब देखिए, उदयपुर में जो पुरुष है वो कितने हैं, 60%। तो देखिए, पुरुष हमारे पास में ये हैं और 60% आ जाएगा हमारा, टोटल ये हो गया 60%। इसका मतलब क्या हो गया, महिलाएं कितनी होगी, 40%, और टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100%। इसी तरीके से कुल चाय पीने वाले कितने हैं, 35%। ठीक है, चाय पीने वाले ये, और कुल कितने हैं, 35%। इसका मतलब चाय नहीं पीने वाले कितने हो गए, 65%। ठीक है, ये हो गई इनकी टोटल 100। और फिर क्या लिखा हुआ एक और, कि स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी, ठीक है, महिलाएं जो चाय नहीं पीती थी, वो कितनी दे रखी है हमको, 30%। ठीक है, तो ये देखिए, महिलाएं चाय नहीं पीती थी, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 30%। इसका मतलब पीने वाली कितनी हो गई हैं, 35%। ठीक है, इसी तरीके से पुरुष जो चाय नहीं पीते वो कितने हैं, 35 आ गए हैं हमारे पास में, और टोटल वो कितने हैं, 60 हैं। इसका मतलब बाकी बचे हुए 25 जो है वो चाय पीने वाले पुरुष हैं। इसी तरीके से चाय पीने वाले पुरुष अगर 25 हैं, तो चाय पीने वाली महिलाएं कितनी हैं, 10 होगी। ठीक है, ताकि दोनों की टोटल कितनी आ जाए, 35 आ जाए। तो इस तरीके से हम सारणी बना लेंगे, टेबुलेशन। ये हमने उदयपुर की बनाई थी। इसी तरीके से हम चित्तौड़गढ़ के जो हमको डेटा दे रखे हैं उनका यूज करके भी हम एक सारणी बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन तथा चतुर्थों एवं मध्यका से विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन हमको निकालना है क्यू डी। तो क्यू डी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसका मतलब इसमें थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थक, और फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक, दोनों निकालना है। और फिर हमारा जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल डिवीजन का, क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसका हमको यूज करना है। उसके बाद में देखिए, हमको जो निकालना है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के लिए हमको क्या करना है, चतुर्थक Q3 Q1 ये होते हैं, और एक मीडियन होती है, इसका यूज करना। मतलब हमको जो बाउले का फॉर्मूला है, बाउले का फॉर्मूला हमको यूज करके स्क्यूनेस, विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको Q3 Q1, ये तो हमने वैसे भी यहाँ पर क्वार्टर डिवीजन चतुर्थक विचलन के लिए निकाल चुके होंगे। बस हमको यहाँ पे एक और क्या करना है, मीडियन, मध्यिका और ज्ञात करनी है, और फिर बाउले का जो फॉर्मूला है उसका यूज हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न समंकों से समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर हमको वेजेस दे रखी है, मजदूरी <20, <40, 20 to 60, 60 एंड अबू, 80 to 100, 100 एंड अबू, और 120 एंड अबू। इसका मतलब ये हमारे पास में इस तरीके से दे रखी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो सीरीज है इसको हमको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है। ठीक है, कि जैसे वेजेस 0 to 10, 10 to 20,
20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 20 का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या बनेगा 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120 और 120 टू 140, ठीक है, ये तो हमारे क्लास इंटरवल बन जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी देखें, लेस देन 20 कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर हमारे पास में 5 आ जाएगा। फिर कितना है लेस देन 40 कितना है, ठीक है, लेस देन 40 लिखा हुआ है 12, मतलब फर्स्ट दोनों ग्रुप मिला के कितना होने चाहिए 12, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप 0 टू 20 कितना है 5, तो बाकी बचे हुए 7 ये हो जाएंगे। फिर हमको दे रखा है 20 टू 60 29, 20 टू 60 का मतलब ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए 29, जिसमें से 7 ये है तो बाकी के बचे हुए 22 ये होंगे। फिर उसके बाद में 60 से जो ज़्यादा है वो कितने होने चाहिए 31, मतलब ये सारे लास्ट के जो चारों ग्रुप है वो मिला के कितना होना चाहिए 31। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इधर से शुरू कर देते हैं। 120 नंबर कितना है 5, तो 120 से बड़े का मतलब क्या हो गया 120 टू 140 कितना होना चाहिए 5। फिर लिखा हुआ है 100 एंड अबू 19, 100 से ज़्यादा मतलब ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 19, जिसमें से ये 5 है तो बाकी बचे हुए 14 ये होंगे। फिर 80 टू 100 तो हमको डायरेक्ट दे रखा है 8, 80 टू 100 हमने 8 लिख दिया। अब देखो ये कितना हो गया 5 और 14 19, 19 और 8 27, ठीक है 27, तो ये तीनों हो गए और बाकी के बचे हुए ये कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि इन सब की टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए 31। तो सबसे पहले इसको हम क्लास सेंटर में इस तरीके से चेंज कर लेंगे। फिर मीडियन निकालनी है तो मीडियन के लिए हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी x आ जाएगी, f हमारे पास में आ गई है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और x बार का हमारा फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इसका हम यूज़ कर लेंगे, मीन आ जाएगा। मीडियन निकालनी है तो CF निकालेंगे सबसे पहले, फिर हमारा जो फॉर्मूला है n अपॉन 2 निकाल लेंगे, उसके बाद में हमारा m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, m माइनस सी, ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। और मोड निकालना है तो मोड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इस फॉर्मूले से हम मोड निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न समंकों से मध्यिका पर आधारित कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक है एक तो बहुलक पे आधारित है और एक मध्यिका पे आधारित। तो यहाँ पर हमको मीडियन वाला पूछा हुआ है, तो मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, विषमता गुणांक, वो हम निकालेंगे। देखिए जो विषमता गुणांक है उसके दोनों तरीके, एक है हमारा कार्ल पियर्सन का और दूसरा हमारा है बाउले की मेथड, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ शहर की 5 वर्षों की एक वस्तु की कीमत दी हुई है, यह बताइए कि किस शहर की कीमतों में अधिक स्थिरता है, ठीक है, कौन सी सिटी की जो प्राइस उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। अब देखिए जब हमको स्थिरता, समरूपता इससे पूछे होते हैं, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, प्रमाण विचलन, दूसरा हमको समांतर माध्य मीन निकालना पड़ेगा और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो सीरीज दे रखी हैं, एक बार हम क्या करेंगे उदयपुर जो शहर है उसकी जो कीमतें हैं उनका हम प्रमाण विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका हम समांतर माध्य निकाल देंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। दूसरा हम करेंगे चित्तौड़गढ़ शहर का जो है, ठीक है, उसकी हमको वैल्यू दे रखी है x, तो हम इसका प्रमाण विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा हम इसका मीन निकाल लेंगे x बार और फिर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। अब दोनों की जो वैल्यू आई है, जैसे माना कि उदयपुर शहर की जो वैल्यू आई वो आई माना कि 125% आया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक, और चित्तौड़ शहर का, ये उदाहरण ऐसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कैलकुलेट आपको करना है, उसके हिसाब से जो आता है वो देखना है। चित्तौड़ शहर का माना क्या आया है 69%।
अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस शहर की कीमतों में अधिक स्थिरता है। तो जहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक का मान कम आएगा, जैसे हमने एग्जांपल माना यहाँ पे कि 69% आ रहा है, चित्तौड़ का कम आ रहा है, तो चित्तौड़ शहर की जो कीमतें हैं उसमें अधिक स्थिरता है, कंसिस्टेंसी, मतलब जिसकी सीवी कम आएगी उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, स्थिरता ज्यादा होती है। तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही उदाहरण देके समझाया आपको। और प्रमाण विचलन निकालने के लिए जैसे देखो x दे रखा है तो हम निकालेंगे dx इक्वल टू एक्स माइनस ए कर लेना सबसे पहले, और फिर dx स्क्वायर कर लेंगे, और फिर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा है निम्न समंकों से मध्यिका से माध्य विचलन एवं माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक हमको दे रखे हैं, मार्क्स से कम लेस देन दे रखा है, और छात्रों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे रखा है। तो देखिए मार्क्स जो प्राप्तांक दे रखे हैं हमको लेस देन दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास इंटरवल 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, इस तरीके से आगे कहाँ तक बन जाएगा 35 to 42 तक। और फिर क्या करेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी 5, फिर आ जाएगी 19 माइनस 5 14, फिर 29 माइनस 19 10 आ जाएगी, फिर 37 माइनस 29 8 आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी 46 माइनस 37, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9, और फिर 50 माइनस 46 4, और फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल कितनी आनी चाहिए 50, ठीक है। ये हमारी जो 50 है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल आ जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले मीडियन निकाल देंगे, मीडियन के लिए CF, फिर n/2, और फिर हमारा फॉर्मूला। अब मीडियन आने के बाद हमको क्या करना है, हम निकालेंगे DM, और DM इक्वल टू क्या होता है x माइनस एम, इसमें हम मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे, मतलब साइन इग्नोर कर देना है, सारे जो d आएंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, फिर इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा f इंटू DM, और फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन डेविएशन इक्वल टू FDM अपॉन समेशन f। और गुणांक निकालना है तो जो हमारा मीन डेविएशन आएगा, ठीक है, मीन डेविएशन, उसमें हम क्या करेंगे मीडियन का डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्न तालिका पूर्ण वर्षों में आयु के अनुसार छात्रों तथा उनमें से नियमित खिलाड़ियों के विवरण को दर्शाती है। परिपक्वता एवं खेलने की आदत के मध्य साहचर्य गुणांक ज्ञात कीजिए, और परिपक्वता की जो आयु है वो कितनी है 18 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो 18 वर्ष से कम है छात्रों की संख्या है, नियमित खिलाड़ी हैं, इनको हम अलग प्लस कर देंगे, और 18 वर्ष से जो अधिक है उनको हम अलग प्लस कर देंगे, और इस तरीके से फिर जो साहचर्य गुणांक है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए इन सब का जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक दो दिन बाद उनका सॉल्यूशन सारा मैं आपको करके बता दूंगा, एक बार आप करके देखिएगा और बाद में इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न तथ्यों से पिता एवं पुत्र के खर्चीलेपन में गुण संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। खर्चीले पिता, खर्चीले पुत्र 248, खर्चीले पिता कंजूस पुत्र 81, इस तरीके से हमको कुछ डेटा दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करना हमको कि जो खर्चीले पिता हैं, ठीक है, खर्चीले पिता को हम जैसे मान लेंगे A, इसका मतलब जो कंजूस पिता हैं वो क्या हो जाएंगे अल्फा। इसी तरीके से जो खर्चीले पुत्र हैं उनको हम मान लेंगे B, और जो कंजूस पुत्र है वो हो जाएंगे बीटा, और इस आधार पर हम यहाँ पे सारी वैल्यू देख लेंगे कौन सी क्या दे रखी हैं, और फिर यूल का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम कोफिशिएंट जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, गुण संबंध गुणांक हम ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 3 जजों ने 8 प्रतिभागियों को निम्न प्रकार से रैंक दी हैं। क्रमांतर रीति का प्रयोग करते हुए हमको बताना है कि जजों की किस जोड़ी में सौंदर्य के प्रति समान रुचि है। तो देखिए 3 जज हैं, उनकी रैंक दे रखी है। फर्स्ट जज की जो रैंक है वो ये हमारे पास में है, सेकंड की और थर्ड की, 3 जजों की हमको रैंक दे रखी है। 8 प्रतिभागी हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, 8 जिन्होंने हिस्सा लिया था ABCDEFGH, इन 8 की हमको रैंक दे रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना हमको, इस फर्स्ट और सेकंड को लेके एक बार हम क्या करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे,
ठीक है, मतलब डी निकाल लोगे R1 माइनस R2 करके, और जो डी आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, हम सेकंड और थर्ड को लेके कोफिशिएंट निकालेंगे इसका, R2 माइनस R3, फिर डी का स्क्वायर कर देंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। और एक बार हम क्या करेंगे, R1 और R3, ठीक है, R1 R3 दोनों लेके डी निकाल देंगे, फिर डी का स्क्वायर और डी स्क्वायर की टोटल को हम फॉर्मूले में रख देंगे। इस तरीके से हमारे पास में 3 आंसर आ जाएंगे, और 3 में से हमारा जो पूछा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा होगा, जो प्लस में सबसे ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है, उस जोड़ी के लिए। जैसे माना कि हमने फर्स्ट और सेकंड का निकाला, और कितना आया, प्लस का 0.72 आया। सेकंड और थर्ड का निकाला हमने, और आंसर हमारा माइनस का 0.95, और हमने निकाला फर्स्ट एंड थर्ड का, और आंसर हमारा आया है प्लस के 0.92। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, पॉजिटिव प्लस में सबसे ज्यादा आंसर कौन सा है, तो ये देखो नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता है सेकंड और थर्ड का। पॉजिटिव कौन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड का है, और फर्स्ट और थर्ड का है। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड का। हम कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड जो जज हैं उनकी समान रुचि है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न समंकों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो फिशर का आदर्श सूचकांक के लिए हमको आधार वर्ष की प्राइस दे रखी है P0, क्वांटिटी दे रखी है Q0, चालू वर्ष जो करंट ईयर है उसकी हमको प्राइस दे रखी है P1, और फिर हमको क्वांटिटी भी दे रखी है। फिर हम फिशर का जो फॉर्मूला है उसका हम यूज़ कर लेंगे, और उस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू लिख के और फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो अंडर रूट में है, इंटू 100 भी है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो इस फॉर्मूले का इंटू 100 है लास्ट में, वो ब्रैकेट है इस अंडर रूट के अलावा है। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू लिख देंगे। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम P1 Q0 निकाल लेंगे, सेकंड में P0 Q0, थर्ड में P1 Q1, और फोर्थ में P0 Q1 कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा ट्रेंड वैल्यू उपनति ज्ञात करनी है, और 2017 के लिए भी उपनति का हमको निर्धारण करना है। तो हमारे पास में ईयर दे रखा है वर्ष, और हमको बिक्री की वैल्यू दे रखी है, वाई दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स निकाल लेंगे। ओरिजिन जो हमको मानना है वो किसको मान लेना, बीच वाले वर्ष को मान लेंगे, जैसे 2013 को। शॉर्टकट मेथड से कर लेंगे, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2। फिर हम एक्स स्क्वायर कर लेंगे, फिर एक्स इंटू वाई कर लेंगे, और हमारा जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इससे हम ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे, उपनति मूल्य। और इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन वाई अपॉन एन, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे हम ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, निम्न सूचना के आधार पर आयु एवं निरक्षरता के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको सहसंबंध गुणांक निकालना, किस किस के बीच में, आयु और निरक्षरता के बीच में। यहाँ पर हमको आयु दे रखी है क्लास इंटरवल में, तो सबसे पहले हम इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो क्या हो जाएगी हमारी एक्स हो जाएगी। फिर हमको यहाँ दे रखी कुल जनसंख्या, और ये हमको दे रखी है साक्षर जनसंख्या, 200 में से 130, 250 में से 200, तो इन सब का हम प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। 200 में से 130 है, प्रतिशत कितना हो गया, 130 अपॉन 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 65। फिर 200 अपॉन 250 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80% आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं जल्दी में देख रहा हूँ। फिर 300 है, ये 210 है, तो 210 अपॉन 300 तो ये आ जाएगा 70%। फिर 68, तो ये तो डायरेक्ट ही 68% आ गया। फिर आ गया हमारे पास में 150, और ये है 90, तो ये आ जाएगा 60%, ठीक है, शायद 60% आएगा। फिर 200 और 400 तो आ जाएगा 50%, और ये है 110 और ये है 200 तो आ जाएगा 55%। अब देखिए ये हमारे पास में क्या आया है, साक्षर जनसंख्या, लिटरेट पॉपुलेशन आई है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, निरक्षरता।
तो ये जो साक्षर आया है, लिटरेट आया है, 100 में से इन सबको माइनस करना है। 100 में से इसको माइनस करने पर जो आएगा वो क्या आएगा, निरक्षर जनसंख्या आएगी, इलिटरेट पॉपुलेशन आएगी, जिसको हम क्या मानेंगे, वाई। तो वाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे 35, फिर 20, फिर 30 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 38 आएगा। इस तरीके से 100 में से हम इन सबको माइनस कर देंगे, ये हमारा वाई सीरीज हो जाएगी। और एक्स सीरीज क्या होगी, इन सब की मिड वैल्यू 5, 15, 25। फिर हमको कार्ल पियर्सन की मेथड का यूज करके कोफिशिएंट निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारा है, उदयपुर शहर की एक कपड़ा मिल का एक श्रमिक प्रतिमाह 350 रुपए कमाता है, उसके एक विशेष माह का जीवन निर्वाह सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमको दे रखा है 136। निम्न समंकों का प्रयोग करते हुए मकान किराए और वस्त्रों पर व्यय की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्ग सूचकांक ये हमको दे रखा है आर, ये हमको दे रखा है डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे आर इंटू डब्ल्यू, और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे सी पी आई इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। और इससे हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यू हैं वस्त्र और मकान किराए पर जो खर्चा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, कुल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों से 310 अधिक थी, फेल होने वाले छात्रों लड़कों की संख्या 88 थी। उपरोक्त सूचना से लिंग एवं परीक्षा में सफलता में गुण साहचर्य गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके आधार पर लिंग जो है उसको हम ए मान लेंगे, परीक्षा में सफलता को बी मान लेंगे। ठीक है, इस आधार पर हम सारी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लिंग में जैसे कि लड़के हैं उनको हमने ए मान लिया, तो लड़कियां क्या हो जाएगी अल्फा। परीक्षा में सफल होने को अगर हम बी मान लेंगे तो असफलता क्या हो जाएगी बीटा। और इस आधार पर हम यहाँ से डेटा निकालेंगे, सारे चार्ज ही हमको। नेक्स्ट हमारा है, निम्न सूचना से 2x2 सारणी बनाइए और साक्षरता तथा बेरोजगारी के मध्य गुण साहचर्य गुणांक ज्ञात कीजिए। अशिक्षित बेकार, ठीक है, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड दे रखे कितने 250, टोटल कितने हैं 500 है। साक्षर रोजगार प्राप्त, ठीक है, लिटरेट एम्प्लॉयड कितने हैं 25 हैं, और इलिटरेट एम्प्लॉयड, ठीक है, निरक्षर रोजगार प्राप्त कितने हैं 180 हैं। तो इनका यूज करके हम क्या करेंगे, जो 2x2 टेबल होती हैं ए अल्फा बी बीटा, इससे हम हमारे पास में अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर नहीं भी दे रखी हैं तो उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए ए बी, एक चाहिए होता है ए बीटा, एक हमको चाहिए अल्फा बी, और एक हमको चाहिए अल्फा बीटा। तो ये चार होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको तीन चीजें दे रखी हैं, तो चौथी हम कैसे निकाल लेंगे, इस 500 में से इन तीनों को हम माइनस कर देंगे प्लस करके। ठीक है, 500 माइनस 250 माइनस 25 माइनस 180। ठीक है, इससे हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो चौथी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, और फिर हम फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, यूल का जो फॉर्मूला है उसका। नेक्स्ट हमारा है, निम्न सूचनाओं से दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारी प्रतिगमन समीकरण क्या होती है, मैं एक बता हूँ, एक्स ऑन वाई क्या होती है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो देखिए इस इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक्स बार। तो जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के नंबर उसको हमने x मान लिया, सांख्यिकी को हमने y मान लिया। तो x बार कितना है 50 और y बार कितना है 60। तो ये दोनों तो हमको पता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, बी एक्स वाई निकाल लेना है। और बी एक्स वाई कैसे निकालोगे, तो बी एक्स वाई का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r कितना दे रखा है 0.85, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 8.2 अपॉन y का कितना है 4.1। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा बी एक्स वाई। इसी तरीके से हम बी वाई एक्स भी निकाल देंगे और दोनों इक्वेशन निकाल देंगे। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र में अंक अनुमान लगाने हैं, जिसमें सांख्यिकी कितना आए हैं 60। तो देखो अर्थशास्त्र को हमने क्या माना था x, तो जो हमारी x ऑन y इक्वेशन आएगी उसमें हम y की जगह, ठीक है, y इक्वल टू कितना हो 60, y की जगह हम 60 लिख देंगे। तो इससे हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब अर्थशास्त्र में जो अंकों का अनुमान लगाना है वो आ जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंक का अनुमान लगाना है इसलिए x ऑन y इक्वेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है,
निम्न सारणी से दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई हमको सीरीज दे रखी हैं, इससे हमको प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करनी है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो देखिए जब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक्स दे रखा है तो इसके लिए हम डी एक्स निकाल देंगे एक्स माइनस ए करके, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। फिर इसी तरीके से डी वाई निकाल देंगे वाई माइनस ए करके, डी वाई स्क्वायर निकाल देंगे, डी एक्स डी वाई निकाल देंगे, और फिर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम एक्स बार और वाई बार को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हमारी जो इक्वेशन होती हैं एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी एक्स ऑन वाई। इसी तरीके से वाई ऑन एक्स भी इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है, निम्न सारणी से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए तथा y इक्वल टू 15 होने पर x के मूल्य का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमको लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करनी है, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर मेथड में जो हमारी ट्रेंड वैल्यू निकालने की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और लिस्ट स्क्वायर में तुम क्या करना कि जो हमारी शॉर्टकट मेथड होती हैं, ठीक है, जिसमें ए कैसे आता है समेशन वाई अपॉन एन करके आता है, और बी कैसे आता है समेशन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर करके, उसका अगर हम यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका यूज कब करना चाहिए, जब समेशन एक्स की टोटल कितनी हो, जीरो हो। और एक्स की टोटल जीरो लाने के लिए क्या करना है, जो हम ओरिजिन मानते हैं मूल बिंदु, किसको मानना है, बीच वाले वर्ष को, मिडिल ईयर को अगर मानेंगे तो हमको ये करना है। नेक्स्ट हमारा है, नीचे दो प्रतिगमन समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। उपरोक्त सूचना से x एवं y श्रेणी के माध्य मूल्य, मतलब x बार और y बार निकालना है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर देते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x बार, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, y बार। तो ये मीन वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हमारा y श्रेणी का प्रमाप विचलन निकालना है। यदि x श्रेणी का हमको प्रसरण दे रखा है, प्रसरण मतलब प्रमाप विचलन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर हमको दे रखा है कितना, 12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12, ठीक है, इक्वल टू 3 पॉइंट कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम दूसरा भी निकाल लेंगे, ठीक है, y का प्रमाप विचलन निकाल लेंगे। और फिर x एवं y में सहसंबंध निकालना है, तो x और y का सहसंबंध निकालने के लिए बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सहसंबंध गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है, वो इन दोनों इक्वेशन से हमको निकालना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अधिकतर एग्जाम में इन्हीं में से घुमा फिरा के आ जाते हैं। टेबुलेशन का जो कोर्स जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, लेकिन तरीका वो होता है कि टेबल हमको किस तरीके से बनानी है, ठीक है, जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको टेबुलेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, वो आप एक दो क्वेश्चन जो और एक्स्ट्रा है अपनी बुक से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, प्रैक्टिस के लिए आप बुक से, इनके अलावा और जो क्वेश्चन इनसे ऐसे ही उनको आप सोल्व कर सकते हैं।